हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन या टेस्टिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से टॉपिक है। ये लेक्चर जो है 11th है इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा ही हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद भी कर सकते हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोनों का परीक्षण कर सकते हैं या उनमें हम अंतर भी बता सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इसी जो है टॉपिक के अंतर्गत हम फेलिंग परीक्षण क्या होते हैं और टालेन परीक्षण क्या होते हैं, फेलिंग विलयन क्या होते हैं, टालेन अभिकर्मक क्या होते हैं, इन सबको इसी टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या टेस्टिंग ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समान अभिक्रियाएं दे रहे थे, तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीकरण है वहाँ से थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। क्या होता है कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकृत करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं। यानी इसमें होता यह है कि जिस एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण करेंगे तो जितने कार्बन एल्डिहाइड में हैं उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल में होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप किसी कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो इससे परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट होती हैं। और क्या होता है, कीटोनों का ऑक्सीकरण एल्डिहाइडों का तो सामान्य परिस्थितियों में हो जाता है, लेकिन कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। तो फिर कीटोनों के ऑक्सीकरण के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से उच्च प्रबल परिस्थितियां लेनी पड़ती हैं। जैसे इसमें सामान्य ऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लिखे हुए आपके सामने नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट या फेलिंग विलयन या टालेन अभिकर्मक, इनके द्वारा हम एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं। लेकिन जो कीटोन है तो कीटोनों का हम ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में उच्च ताप पर करते हैं। तो हमको क्या मिलते हैं, तो हमको जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्डिहाइड लेंगे, जब हम एल्डिहाइड लेते हैं तो हमको सिर्फ एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, और जब हम कीटोन लेते हैं तब हमको क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण मिलता है। जैसे आप ये देख रहे हैं RCOOH इधर R'-COOH, यानी दो अलग अलग प्रकार के या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ होती है कि इधर एल्डिहाइड में जितने कार्बन उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इधर जितने कार्बन का आपने कीटोन लिया है उससे कम कार्बन परमाणु से युक्त आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे। यानी जितने कार्बन युक्त आपने एल्डिहाइड लिया है उतने ही कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलिक मिल रहा है तो जो रिएजेंट आपने लिया है वो एल्डिहाइड है। लेकिन इधर आपने जितने कार्बन वाला कीटोन लिया है उतने कार्बन से कम कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है तो फिर जो आपने कंपाउंड लिया है वो एल्डिहाइड नहीं है बल्कि क्या है, कीटोन है। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, इनमें विभेद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं नोट्स कैसे बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं तो बात हो गई समझने की। तो हम कहते हैं कि एल्डिहाइड सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या लिए गए एल्डिहाइड में कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में हो सकती है। सामान्य ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक आदि के द्वारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। लेकिन जो कीटोन होते हैं, कीटोनों का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में अर्थात प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और उच्च ताप पर होता है। कीटोन ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनाते हैं और
इस प्रकार प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या लिए गए कीटोन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से कम होती है। ठीक है, तो अब इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपनी बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल हम लेंगे किसका, एल्डिहाइड्स का, और फिर एग्जाम्पल हम देखेंगे कीटोन्स का। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे एल्डिहाइड श्रेणी का जो पहला सदस्य है हमको पता है मेथिनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड HCHO है। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे सामान्य परिस्थितियों में, किसी के भी द्वारा हो सकता है, HNO3 के द्वारा भी हो सकता है, HNO3 सांद्र HNO3 ले लीजिए, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीकरण कार्बो जो एल्डिहाइड हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, तो COOH में कन्वर्ट होगा, तो HCHO कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा, HCOOH। ठीक है, ये साधारण नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। और जो HCOOH हमको मिला, इसका क्या नाम है, इसका साधारण नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, IPAC की बात करें तो ये हो जाएगा मेथेनल और ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये दूसरा अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, अगर इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं किसकी प्रेजेंस में, किसी ऑक्सीकारक नाइट्रिक अम्ल ही ले लें या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें। ठीक है, तो ये CHO-COOH में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3 और फिर CH3, जब CHO-COOH में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में तो CH3CHO हो जाएगा यानी COOH। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड साधारण नाम। तो ये क्या है, ये एसिटिक अम्ल आप बहुत पहले से जानते हैं, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ एक चीज देखिए क्लियर है, इधर दो कार्बन, एक एल्डिहाइड ग्रुप का एक मेथिल ग्रुप का, इधर भी दो कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक मेथिल समूह में, तो दो कार्बन इधर भी दो कार्बन इधर भी। तो ये बात क्लियर हुई कि समान संख्या समान कार्बन परमाणुओं युक्त जो है अम्ल बनाते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होने के पश्चात। ठीक है, तो फिर अब कीटोन ले लिया जाए। कीटोन का एग्जाम्पल देखा जाए कैसे बनेगा। कीटोन में सपोज करते हैं पहला हम एसीटोन ही ले लेते हैं CH3COCH3। तो इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण जब हम इसका करेंगे तो ये प्रबल परिस्थितियों में होगा, हमको पता है, पहले उच्च ताप होगा, यानी इसका हम ले लेते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय K2Cr2O7। जो K2Cr2 इसकी प्रबलता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं यानी H2SO4 प्लस K2Cr2O7। इसको गर्म करेंगे उच्च ताप पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें होता यह है कि कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन के बीच का जो आबंध है उसका विदलन होता है। तो जब आबंध विदलन होगा तो इधर CH3CO है, ये CH3COOH में कन्वर्ट होगा, ये CH3 है, ये भी COOH में कन्वर्ट होगा। तो इधर दो कार्बन है तो ये बन जाएगा CH3COOH, और इधर CH3 है, ये जब एक ही कार्बन वाले कार्बोक्सिल में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा HCOOH। ये है। तो जो एसीटोन है, एसीटोन तो वो दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों में स्प्लिट हुआ, टूट गया। एक एसीटोन, दो कार्बन इधर है, एक तो हो गया एसिटिक अम्ल, दूसरा हो गया फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो इधर देखते हैं एसिटिक अम्ल में दो कार्बन है, फॉर्मिक अम्ल में एक ही कार्बन है, जबकि हमने कीटोन लिया था कितने कार्बनिक, 3 कार्बनिक। तो हम ये कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमको मिलता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं, वो उनमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्डिहाइड लिए गए कीटोन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से कम होती है। ठीक है, एक ये चीज है। यहाँ पे एक और चीज देखना जो है इम्पोर्टेंट है, CH3CH2COCH3। यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अगर हम देखेंगे इन्हीं परिस्थितियों में, तो इधर हम देख रहे थे कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ समान एल्किल समूह लगे हुए हैं,
इधर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी एक तरफ मेथाइल है दूसरी तरफ एथाइल समूह है, तो डिफरेंट हो गए। तो जब डिफरेंट होता है तब ये टूटने का नियम क्या है, तब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनके बीच स्प्लिटिंग कैसे होती है, तब हम ये देखेंगे कि कार्बन, ये देखिए इधर एक तरफ R ग्रुप है, एक तरफ CO ग्रुप है, एक तरफ R', यानी दो डिफरेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। तो कार्बन, अब हमने मान लिया यहाँ पे कि जो एल्किल समूह है R वो R' से बड़ा है, R' से बड़ा है, तो जो बड़ा एल्किल ग्रुप है वो तो स्वतंत्र होगा, जो CO समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ मिल जाएगा, यानी ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, ठीक है। और अगर R' बड़ा होता, अगर R' बड़ा होता R से, तो फिर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो R के साथ मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस रूल को हम क्या कहते हैं, इस रूल को हम कहते हैं पोपॉफ्स नियम, पोपॉफ्स रूल, पोपॉफ्स रूल। तो ये रूल ये कहता है कि जो असम्मित कीटोन हैं तो उनमें कार्बोनिल ग्रुप, असम्मित जो कीटोन है तो उनका ऑक्सीकरण होने पर कार्बोनिल ग्रुप छोटे एल्किल समूह के साथ मिल जाता है, अर्थात कार्बोनिल जो बॉन्ड स्प्लिटिंग है तो कार्बोनिल ग्रुप छोटे एल्किल समूह के साथ टूट के जाएगा और बड़ा एल्किल समूह दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तो यहाँ पे हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इधर एथाइल बड़ा समूह है, मेथाइल छोटा समूह है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है मेथाइल समूह को जाएगा, कहने का मतलब ये बॉन्ड स्प्लिट होगा यहाँ पे। तो अब इधर CH3 CH2 दो कार्बन है, अब इधर भी दो कार्बन हो गए, तो ये बनाएगा CH3 COOH, और जो दूसरा है ये भी बनाएगा CH3 COOH, CH3 COOH, यानी ये में हमको मिल जाएंगे 2 CH3 COOH। लेकिन अब अंतर क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में, अंतर ये है कि यहाँ पे जो हमने लिया है कीटोन उसमें 4 कार्बन है, लेकिन हमको जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है उसमें कितने कार्बन, 2 ही 2 कार्बन, यानी कार्बन परमाणु की संख्या कम है। इसका मतलब है लिया गया जो कंपाउंड है वो कौन सा है, एल्डिहाइड या कीटोन, फिर वो कीटोन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या इधर हमको कम प्राप्त हो रही है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस पोपॉफ्स नियम को भी आपको याद रखना है, इस नियम में आपको केवल एग्जाम्पल इसका बताना है। अब इसको एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, हम हिंट आपको दिए दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए CH3CO CH2 CH2 CH3, यानी मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन, ये कीटोन है आपके सामने। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे, यानी कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, उसको आप बना के और चेक करिए। बॉन्डिंग हम आपको बता रहे हैं कहाँ से स्प्लिट होगी, इधर मिथाइल समूह छोटा है, इधर प्रोपिल समूह बड़ा है, तो बॉन्डिंग यहाँ से स्प्लिट होगी। कहने का मतलब इधर तो एक प्रोपेनोइक अम्ल मिलेगा, इधर एक एसिटिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक, तो अब आगे और रिएक्शंस देखते हैं। हाँ, अब आगे हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोनों के टालन परीक्षण क्या होते हैं और फेहलिंग परीक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको हम ये बता दें कि जो टालन परीक्षण और फेहलिंग परीक्षण है ये दोनों एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये परीक्षण नहीं देते हैं, ठीक है। तो जब हमको विभेद करना है तो अगर टालिन अपकर्मक या फेहलिंग अपकर्मक से जो अगर पदार्थ क्रिया कर लेता है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, अगर क्रिया नहीं करता तो इसका मतलब वो कीटोन है। तो पहला परीक्षण आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। वो परीक्षण है क्या उसको भी पहले बताएंगे। पहले इस परीक्षण के लिए जो अभिकर्मक लगते हैं उन अभिकर्मकों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अभिकर्मक टालिन परीक्षण के लिए जो अभिकर्मक लगता है उसको हम टालिन अभिकर्मक कहते हैं। फेहलिंग परीक्षण के लिए जो अभिकर्मक लगता है उसको फेहलिंग परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो टालिन अभिकर्मक क्या होता है, देखिए इसको हम कहते हैं अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टालिन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिया में, अमोनिया को जल में घोल दीजिए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्या बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों को आपस में घोल लीजिए तो फिर जो विलयन बनेगा उसको हम कहेंगे टालिन अभिकर्मक। यानी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टालिन अभिकर्मक कहते हैं। तो वास्तव में इन दोनों की क्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Ag2O, इसको ही हम टालिन अभिकर्मक चाहे इसको कहें चाहे इसको कह लें, इसको भी हम कहते हैं टालिन अभिकर्मक, इसको भी टालिन अभिकर्मक कहते हैं। तो ये हो गया टालिन अभिकर्मक। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जनरली हम टालिन अभिकर्मक की जगह पर हम Ag2O से रिएक्शन दिखाते हैं। ऐसे ही फेहलिंग विलयन क्या होता है,
फेलिंग विलेन यानी फेलिंग सॉल्यूशन, FS का मतलब फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं, फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी, यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होते हैं, इनको जानते हैं। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये पहला तो हो गया फेलिंग विलेन ए। दूसरा क्या होता है, जो फेलिंग विलेन बी होता है इसको हम कहते हैं रोशेल साल्ट। रोशेल साल्ट, रोशेल साल्ट क्या होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये कंपाउंड हमने लिखा है CHOHCOONA CHOHCOOK। अगर यहाँ Na और K की जगह पे H होते यानी CHOHCOOH CHOHCOOK, तो इस कंपाउंड का नाम हम रखते टार्टरिक अम्ल। क्या रखते, टार्टरिक अम्ल, जिसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में टार्टरी भी इसको कहा जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है, तो टार्टरिक अम्ल अगर के पहले एक कार्बोक्सिलिक को सोडियम के द्वारा, दूसरे कार्बोक्सिलिक को पोटेशियम के द्वारा को स्थापित कर दें तो ये बन जाता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसका क्या नाम बनेगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ये जो साल्ट है, ये साल्ट बना, पहले तो एसिड था अब साल्ट बन गया। इस साल्ट को हम क्या कहते हैं, रोशेल साल्ट या रोशेल लवण। ठीक है, तो रोशेल लवण और कॉपर सल्फेट के जलीय विलेन का जो मिश्रण है, इन दोनों का जो विलेन बनेगा उस विलेन को हम कहते हैं फेलिंग विलेन। और इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है, इन दोनों की क्रिया से बनता है CO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, चाहे इन दोनों की क्रिया दिखा के इसको निकालें फिर इससे रिएक्शन दिखाएं, चाहे फेलिंग विलेन की जगह पे हम डायरेक्ट CO से रिएक्शन दिखा दें, दोनों चीज़ें मान्य होती हैं। तो टैलेन अभिकर्मक के लिए जनरल हम एक माइंडसेट बिठा लेंगे Ag2O, और फेलिंग विलेन के लिए हम माइंडसेट बिठा लेंगे CuO। ठीक है, तो जब हम एल्डिहाइडों की रिएक्शन दिखाएंगे टैलेन अभिकर्मक के साथ तो Ag2O के साथ, और फेलिंग विलेन के साथ तो CuO के साथ में। ठीक है, ये है। तो अब देखते हैं इनकी रिएक्शंस देखते हैं, टैलेन परीक्षण क्या होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये है क्या, फेलिंग विलेन और टैलेन अभिकर्मक क्या है। पहला अब हम देखते हैं, इसमें ये जो रिएक्शन से ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो पहला जो है फेलिंग परीक्षण, टैलेन अभिकर्मक। पहला टैलेन परीक्षण देते हैं। टैलेन परीक्षण क्या है, तो टैलेन परीक्षण को हम ऐसे बताते हैं, एल्डिहाइड टैलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं। एल्डिहाइड टैलेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या करते हैं, रजत दर्पण बनाते हैं, और खुद कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड RCHO होते हैं। टैलेन अभिकर्मक के लिए हमने आपको कहा था Ag2O से आपको रिएक्शन दिखानी है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, जो CHO ग्रुप है वो COO उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसकी ऑक्सीजन लेके, और जो सिल्वर है ये अवक्षेपित हो जाएगी, ये रजत दर्पण बनाएगी। कुल मिला के ये बनेगा RCOOH प्लस Ag2O है ऑक्सीजन, तो इसकी COOH बनाने में चली गई, तो Ag क्या बनेंगे, 2Ag। ये 2Ag नीचे अवक्षेपित हो जाएंगे। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम ये प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उसकी तली में और जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उसकी साइड में जो है सिल्वर मिरर बन जाएगा, जिसको हम रजत दर्पण कहते हैं। तो रजत दर्पण क्या है, ये सिल्वर अवक्षेपित हो जाती है, वो चिपक जाती है और चमकदार सतह का निर्माण करती है, जिसको हम रजत दर्पण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये है रजत दर्पण। तो ये है, तो क्या कहते हैं, एल्डिहाइड टैलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं और खुद कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ये अभिक्रिया कीटोन नहीं देते हैं। ठीक है, ये परीक्षण इनका विभेद है, कीटोन क्या नहीं देता है, टैलेन अभिकर्मक, और फेलिंग विलेन परीक्षण कीटोन नहीं देता है, जबकि एल्डिहाइड ये दोनों परीक्षण देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे CH3CHO प्लस Ag2O gives out CH3COOH प्लस 2Ag, ये अवक्षेपित हो जाएगा। यहाँ CH3CHO है तो CH3COOH, एसिटल्डिहाइड, और ये एसिटिक एसिड। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरी बात देखते हैं, तो नोट कर सकते हैं इसको,
इसका ले सकते हैं। और दूसरा देखते हैं हम कौन सा परीक्षण, फेलिंग परीक्षण। ठीक, फेलिंग परीक्षण क्या देखते हैं, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग में आपने बताया है कि फेलिंग टेस्ट भी केवल एल्डिहाइड देते हैं। तो RCHO फेलिंग परीक्षण के हमने कहा था कि रिएक्शन आपको CuO से करानी है, तो इसको आप कह सकते हैं फेलिंग अभिकर्मक। होता क्या है फेलिंग अभिकर्मक, एक्चुअल वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे इसके दो अणु जब हम लेंगे तो एक ऑक्सीजन इसका COOH बनाएगा, यानी RCHO से RCOOH बन जाएगा। अब जो एक ऑक्सीजन इसका निकल गया, दो कॉपर है, एक ऑक्सीजन बचा, तो कुल मिला के क्या बनेगा, Cu2O, ये भी अवक्षेपित हो जाएगा Cu2। इसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, ये लाल और हल्का भूरा होता है, लाल भूरा अवक्षेप, चाहे लाल अवक्षेप भी लिख सकते हैं, लाल भूरा अवक्षेप ये वास्तव में होता है। तो एल्डिहाइड फेलिंग मिलन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनाते हैं और खुद कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया फेलिंग परीक्षण कहलाती है। और यह अभिक्रिया भी केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी, ये परीक्षण भी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई। और इसी तरह से अब आगे देखेंगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त परमाणुओं के द्वारा दी जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन परमाणुओं के द्वारा होती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं और कैनिज़ारो अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।